हेलो बच्चों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे जो आपका अध्याय 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो कि फ्रांसीसी क्रांतियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए। तो हम लोग देखते हैं इसको। फ्रांसीसी क्रांतियों ने सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। तो फ्रांसीसी लोग क्या क्या कदम उठाए थे, वही हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहला है कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। जैसे इंडिया में क्या है, हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, मदरलैंड। तो उसी तरह से फ्रांस में पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक सामूहिक संयुक्त समुदाय को बल दिया। तो दूसरा है, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। तो उन्होंने नया एक तिरंगा मतलब चुना, जो पहले वाला राष्ट्रध्वज था उससे चेंज कर दिया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय चुनावों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा है कि नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। जैसे इंडिया में क्या है, हम लोग जो शहीद हैं, जो देश के लिए कुर्बानी दिए हैं, हम लोग उनका गुणगान करते हैं। तो उसी तरीका से यूरोप में भी मतलब फ्रांस में वैसा किया गया, जिससे लोगों में बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति की भावना प्रकट हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अमीर गरीब, कोई भी जाति, कोई भी धर्म, सबके लिए एक समान कानून बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि पूरे देश में एक राष्ट्रवाद का भावना प्रकट हुआ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। जर्मनी का एकीकरण मुख्य रूप से पर्सा के नेतृत्व में हुआ। ऑटो वॉन बिस्मार्क मतलब पर्सा का जो मुख्यमंत्री था, को जर्मनी का एकीकरण का जनक माना जाता है। उसने पर्सा की सेना की मदद ली। दूसरा पॉइंट है कि 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध हुए। इन तीनों युद्धों में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वायसराय के एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। और लास्ट पॉइंट देखो, नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी व्यवस्था को आधुनिकीकरण पर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया। तो ये देखो आप लोग का जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में विवरण यही था। हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरीवाल्डी के योगदान का वर्णन करें। कि इटली का जो एकीकरण था, वो इन लोगों का क्या योगदान था। तो देखो, इटली के एकीकरण में 3 प्रमुख नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। पहला है जोसेफ मेजनी। उन्होंने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की। उनका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना था, कि सारा जो युवा है देश का, वो सब लोग देशभक्ति के लिए, देश के लिए आतुर हो जाए। दूसरा है काउंट कैमिलो दे काबूर। उन्होंने कूटनीति के माध्यम से फ्रांस के साथ संधि की और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हराया। तो काउंट काबूर ने क्या किया, कूटनीति के माध्यम से फ्रांस के साथ संधि की और ऑस्ट्रिया को युद्ध में हरा दिया। तीसरा है गैरीबाल्डी। उसने लाल कुर्ती नामक सशस्त्र स्वयं सेवकों की सेना बनाई। उसने दक्षिणी इटली पर आक्रमण किया और स्पेनिश शासकों को हटाया। इन तीनों के प्रयासों से 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। तो हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हम लोग चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 1804 की नागरिक संहिता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो इसका उत्तर देखो, नेपोलियन संहिता 1804 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, जन्म के
जन पर आधारित सभी विशेषाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। यानी कि जन से जो भी आधार मतलब विशेष अधिकार मिला था उसको पूरा तरह से समाप्त कर दिया गया। दूसरा है कि कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया गया। तीसरा, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों को भू दासत्व से मुक्ति दिलाई गई। चौथा पॉइंट है कि शहरों में कारीगरों को श्रेणी संघों को नियंत्रण को पूरी तरह से हटा दिया गया। और पांचवा पॉइंट है कि यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया गया, जिससे व्यापार करने में बहुत आसानी हुई। तो ये सब पॉइंट्स है कि 1804 की नागरिक संहिता की प्रमुख विशेषताएं। पांचवा क्वेश्चन आप लोग देखो। पांचवा क्वेश्चन है कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। तो देखो, पहला पॉइंट है, इस क्षेत्र में भारी भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, जिसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान आदि शामिल थे। इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में आता था। ऑटोमन साम्राज्य के पतन और रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने से यहाँ स्थिति विस्फोटक हो गई। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर राज्य ज्यादा इलाका हथियाना चाहता था। बड़ी यूरोपीय शक्तियां भी इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी, जिससे अंततः कई युद्ध हो गए। तो देखो, इस क्षेत्र में क्या था कि जितने भी यूरोप के बड़े बड़े देश थे उस टाइम पे, ब्रिटेन, ये सब लोग वहाँ पे अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसी कारण से वहाँ पे पूरा युद्ध का तनाव हमेशा रहता था। तो ये आपका 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। तुम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय